आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते विद्यार्थियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम हिंदी और उर्दू कथा साहित्य के शिखर पुरुष, महान साहित्यकार, हिंदी साहित्य की महान विभूति, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का अध्ययन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मुंशी प्रेमचंद एनसीईआरटी पाठ्यक्रम 11th में ही शामिल नहीं है, बल्कि इनकी महानता देखें, इनकी उपलब्धियों को देखें तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिसमें मुंशी प्रेमचंद सिलेबस में नहीं होते हैं। बीए, एमए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हिंदी टीचर्स एग्जाम, नेट, ऑल कंपटीशन एग्जाम, आरएस, आईएएस में भी मुंशी प्रेमचंद के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का अध्ययन करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप सभी तैयार हैं आज मुंशी प्रेमचंद का अध्ययन करने के लिए? आज की क्लास में हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की बायोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। 11th के स्टूडेंट के लिए इनका जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि 4 अंक का पूछा जाता है। इसके अलावा ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मुंशी प्रेमचंद के बारे में प्रश्न नहीं आता है। तो चलिए, आप सभी तैयार हैं मुंशी प्रेमचंद की बायोग्राफी पढ़ने के लिए? तो हम चलते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद। तो सबसे पहले प्रश्न आ रहा होगा कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है तथा किसने इनको उपन्यास सम्राट की पदवी दी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम तैयार हैं अब पढ़ने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं। हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष तथा उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहा है। आप देख पा रहे होंगे, ओके, कि बांग्ला साहित्य के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें क्या कहा है? उपन्यास सम्राट कहा है। मुंशी प्रेमचंद सिर्फ हिंदी कथा साहित्य के ही नहीं, हिंदी और उर्दू कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। और ये निर्विवाद सत्य है कि इसीलिए इनके नाम पर एक युग का नामकरण हुआ है, जिसे प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है, जो आगे हम स्लाइड में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने तत्कालीन समय में जो उपन्यास लिखे थे वो अप्रतिम है, हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। उनकी बराबरी करने वाला कोई उपन्यास शायद ही उपलब्ध होगा, इसलिए उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम महान साहित्यकार, कथा साहित्य के शिखर पुरुष, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही नामक कायस्थ परिवार में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ हुआ था इनका जन्म? बनारस के लम्ही नामक ग्राम कायस्थ परिवार में हुआ था। देखिए, जब इनका जन्म हुआ था तो ये बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुए थे, एक धनाढ्य, धन संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उस समय में 1880 के समय में भी इनके पिताजी अजायब राम पोस्ट ऑफिस में क्या थे? क्लर्क थे। कहाँ पर थे? पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे स्टूडेंट। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस समय इनके पिताजी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे, तो ये धन संपन्न परिवार से होंगे। ठीक है, और इनकी माता थी आनंदी देवी। यह अपने पिता की चौथी संतान थे। कौन सी संतान थे स्टूडेंट्स? चौथी संतान थे। इनका मूल नाम धनपत राय था। क्या नाम था मूल नाम? बचपन से इनका नाम धनपत राय था, मुंशी प्रेमचंद नहीं था। और इनके चाचा ने प्यार से इनका नाम नवाब रखा था। क्या रखा था? नवाब। और इसीलिए उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। जब तक मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में इनका आविर्भाव नहीं हुआ था, मतलब जब ये हिंदी में नहीं लिखने लगे थे, उससे पहले इन्होंने बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारा कथा साहित्य, उपन्यास उर्दू में लिखा था नवाब राय के नाम से। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। प्रेमचंद 7 वर्ष के हुए थे तभी इनकी माँ का देहांत हो गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 7 वर्ष की जब इनकी उम्र थी तो इनकी माँ का देहांत हो गया था। और 15 वर्ष की उम्र तक इनका विवाह हो गया था। कौन सी उम्र तक? 15 वर्ष की उम्र तक इनका विवाह हो गया था। और 16 वर्ष की उम्र यानी 1897 में इनके पिताजी का देहांत हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, मुंशी प्रेमचंद अपने पिता की चौथी संतान थे। और जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि 7 वर्ष की उम्र में इनकी माँ का देहांत हो गया था। तो इनकी माँ के देहांत के बाद इनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया था। ठीक है,
दूसरा विवाह कर लिया था, तो इनकी जो सौतेली माँ थी, इनके और इनके बीच में हमेशा अनबन रहती थी। जैसा कि हम कह सकते हैं कि 420 का आंकड़ा था, ठीक है, इनके बीच में अनबन रहती थी। तो इन्होंने माँ के सामने, जब सौतेली माँ के सामने इनकी नहीं चलती थी, तो ऐसा सोच के फिर उन्होंने अपना ध्यान वहां से हटाने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, इन्होंने अपना ध्यान किस में लगा दिया? हिंदी कथा साहित्य में लगा दिया। ये साहित्य सृजन की ओर इनके कदम मुड़े, और फिर ये उसकी और पीछे लौट नहीं गए, बल्कि आगे की ओर आगे बढ़ते ही चले गए, और आगे जाकर उपन्यास सम्राट कहलाए। जब तक इनके पिताजी थे तब तक इनके समस्या कोई भी नहीं थी, बस इनकी सौतेली माँ थी। लेकिन जैसे ही 16 वर्ष की उम्र में 1897 में इनके पिताजी का देहांत हो गया, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, और 15 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था। लेकिन ऐसा कहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कहते हैं कि इनका जो विवाह हुआ था वह इनसे उम्र में बहुत बड़ी थी, और इनकी पत्नी से इनकी नहीं बनती थी। तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ समय बाद में, कुछ समय उपरांत इनका तलाक भी हो गया था, मतलब ये अलग अलग हो गए थे, और फिर उनका दूसरा विवाह भी हो गया था, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैसे तो साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, दर्पण होता है। जो हम समाज में देखते हैं वही हम साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन कल्पना का समावेश होता है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद का साहित्य समाज का दर्पण है। जो उन्होंने अपने आसपास में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में अनुभव किया, उसी को उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जितने भी इन्होंने उपन्यास लिखे हैं वो सामाजिक जीवन के अंदर जो कैरेक्टर इनके परिवार में थे, जो चरित्र इनके परिवार में थे, आसपास में थे, समाज में थे, पड़ोस में थे, उन्हीं को इन्होंने अपने कहानियों का, अपने उपन्यासों का आधार बनाया है, ठीक है। तो चले हम दूसरी स्लाइड की ओर। यहाँ तक आप जान चुके हैं इनके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा। मैंने कहा ना, 15 वर्ष का तो आज के समय में बच्चा होता, आप कितने बड़े होते हैं 15 वर्ष के, क्या उनकी जिम्मेदारियां होगी। लेकिन 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था, वो भी अपने से बड़ी उम्र की महिला से। जहां पहले इनकी माता से नहीं बनती थी, फिर इनकी पत्नी से, फिर ये नौकरी के लिए, जब इनके पिताजी की का देहांत हो गया था 16 वर्ष की उम्र में, तो शहर में आकर नौकरी करने लगे, परिवार से दूर हो गए। उधर उनकी पत्नी में, उनकी सौतेली माँ में भी नहीं बनती थी, ऐसा हमको पता चलता है जब हम अध्याय इतिहास, जो साहित्य का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो फिर कुछ समय बाद इनका, इनकी पहली पत्नी से क्या हो गया था, अलगाव हो गया था, ये अलग हो गए थे। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक जीवन, 15-16 वर्ष की उम्र के बाद इनके ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी, पूरा दायित्व आ गया। तो इनका आरंभिक जीवन क्या रहा था, संघर्षमय रहा था। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। कथा साहित्य कैसे क्या संबंध रहा, मतलब ये जो पंक्ति हम देख पा रहे हैं कि इनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा, और कथा साहित्य से इनका क्या संबंध रहा, इसकी पुष्टि महान समालोचक रामविलास शर्मा के कथन से होती है। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि सौतेली माँ का व्यवहार, मैंने कहा था ना कि 7 वर्ष की उम्र के बाद इनकी माँ का देहांत हो गया था, तो इनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, सौतेली माँ थी तो सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में इनकी शादी हो गई, समाज में पंडित पुरोहितों के कर्मकांड देखे कि धर्म के नाम पर कितने पाखंड, कितने आडंबर रचाए जाते हैं। इनके पिताजी क्या थे, क्लर्क थे, और किसान जीवन से जुड़े हुए थे, ठीक है। आगे पता चलेगा आपको, इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसको कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, और समस्त संसार में एक दुर्लभ उदाहरण है उनका। वह उपन्यास कौन सा है हम आगे देखेंगे। तो किसानों और क्लर्क का जो दुखी जीवन, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स इन्होंने 16 वर्ष की उम्र तक देख लिया था, महसूस कर लिया था, और यही सब उनके साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। क्या सब, माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडितें पुरोहितों का कर्मकांड, किसानों का दुखी जीवन। किसानों के जीवन पर तो एक पूरा महाकाव्य लिख डाला इन्होंने, मतलब एक पूरा उपन्यास लिख दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम आगे की ओर। अब देखिए कि इनका अध्ययन, इन्होंने अपना अध्ययन क्वींस कॉलेज में किया 1906 में। देखिए, अब मैंने कहा था ना इनका पहली पत्नी से अलगाव हो गया, ये अलग हो गए थे। 1906 में इन्होंने दूसरा विवाह किया, ठीक है, और वह भी एक विधवा महिला शिवरानी देवी के साथ। विधवा महिला उस समय में, ये बात कब की है,
दोस्तों ये बात 1906 की है। आज हमारा समय इतना परिवर्तित हो गया है तो भी हमको बहुत सारी जो है अंधविश्वास समाज में देखने को मिलते हैं। ये बात 1906 की है, जहां विधवा महिला से विवाह करना तो एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो उन्होंने विधवा महिला शिवरानी देवी से विवाह करके एक क्रांतिकारी कदम उठाया था, समाज में एक नई पहल की थी, समाज में एक अनूठी पहल को जन्म दिया था इन्होंने। और इस शिवरानी देवी से ही इनको अमृत राय नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो आप ये देखिए, इस शिवरानी देवी से के साथ इनका प्रेम बहुत गहरा था। शिवरानी देवी ने इनके ऊपर क्या लिखा है, इनके जीवन पर साहित्य सृजन भी किया है। और और दूसरी बात ये रही स्टूडेंट्स की इनको अमृत राय नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। और सबसे इनको कलम का सिपाही कहा जाता है, ठीक है। अमृत राय के द्वारा कलम का सिपाही नाम से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई थी। अमृत राय के द्वारा कलम का सिपाही नाम से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई थी, जिसके लिए उन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे देखिए आप, पिता की मृत्यु के बाद, किसकी, पिता की, पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने बहराइच गवर्नमेंट स्कूल में 20 रुपए मासिक वेतन पर अध्यापक की नौकरी की। आपको लग रहा होगा 20 रुपए, स्टूडेंट्स उस समय 20 रुपए बहुत बड़ी बात थी। आज हमें 20 रुपए बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन उस समय 20 रुपए बहुत होते थे। तो उन्होंने 20 रुपए मासिक वेतन पर अध्यापक की नौकरी की थी। यहाँ तक इन्होंने 7 रुपए मासिक वेतन पर भी नौकरी की थी। प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कानपुर में इन्होंने नौकरी की आर्थिक समस्याओं का सामना किया, क्योंकि उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं अब आगे की ओर। देखिए 1916 में इनको गोरखपुर हाई स्कूल में असिस्टेंट मास्टर पर नियुक्ति प्राप्त हुई और प्रमोशन हुआ। कब, 1916 में। 1916 में गोरखपुर हाई स्कूल में असिस्टेंट मास्टर पर प्रमोशन के साथ इनकी नियुक्ति हुई थी। और 1919 में इन्होंने अपनी बाकी शिक्षा को भी पूरा कर लिया था, यानी 1919 में इन्होंने बीए किया था और डिप्टी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। इसी के साथ इनके जीवन में एक क्रांतिकारी मोड़ आया। डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए तो सोचो इनकी आर्थिक स्थिति एकदम से बिल्कुल बदल गई थी। ये एक डिप्टी इंस्पेक्टर बन चुके थे, परंतु परंतु क्या हुआ देखिए, परंतु महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद इन्होंने डिप्टी इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। डिप्टी इंस्पेक्टर की उस समय तनख्वाह कितनी होगी आप सोच सकते हैं, कि आराम से अमीरी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन इतने आर्थिक संघर्ष करने के बावजूद देखिए प्रेमचंद को, कि महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में क्या चला था, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने डिप्टी इंस्पेक्टर पद से नियुक्त इस्तीफा दे दिया था और अपने लिए एक इतना बड़ा गहरा खड्डा खोद लिया था कि जिससे वो आजीवन जूझते रहे। मुंशी प्रेमचंद की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनके पास एक फटा हुई बनियान और एक गाढ़ा कुर्ता था पहनने के लिए। यहाँ तक कि उनके पैरों में इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि डॉक्टर ने उन्हें 7 रुपए का एक जूता पहनने के लिए कहा था। 7 रुपए उनके पैरों में जूते पहनने के लिए उनके पास नहीं थे। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी के एक आह्वान पर असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए डिप्टी इंस्पेक्टर जैसे पद से इस्तीफा दे दिया था। इतने महान साहित्यकार, महान विचारक, महान व्यक्तित्व थे मुंशी प्रेमचंद। बच्चों 18 मार्च 1921 से पूर्ण रूप से वो साहित्य सृजन में समर्पित हो गए और इस डिप्टी इंस्पेक्टर पद से इस्तीफा देकर वो पूर्ण रूप से साहित्य सृजन में लग गए थे। बच्चों 1923 में सरस्वती प्रेस बनारस से प्रारंभ की, जो बाद में बंद हो गई थी। अब इन्होंने सोचा कि वो साहित्य सृजन में समर्पित तो हो गए, तो कई उन्होंने पत्रिकाएं निकाली। अब पत्रिकाएं कब निकालेंगे, जब उनकी प्रेस होगी। तो उन्होंने क्या किया, 1923 में सरस्वती प्रेस प्रारंभ की बनारस से, जो बिल्कुल घाटे का सौदा रहा और उनकी वह प्रेस भी बंद हो गई। यहाँ पर भी वो निराश नहीं हुए और आगे बढ़े किस तरफ, 1934 में आकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई आए और फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमाया, फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन यहाँ पर भी वो असफल रहे।
मजदूर लिखी उन्होंने, तो उसका क्या हुआ, मजदूर जो फिल्म थी उसके लिए इन्होंने कहानी लिखी थी। मतलब ऐसी उस कहानी का इतना प्रभाव हुआ था कि उसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये कहा था कि जो मिल मालिक होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, वो सारा जो लाभ होता है वो उठा लेते हैं और मजदूर सिर्फ मजदूर बनकर रह जाते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। एक दो जगह जहां पर वो फिल्म रिलीज हुई थी वहां पर मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी थी, कंपनी मालिकों के खिलाफ खड़े हो गए थे, तो बाद में उसे बैन कर दिया गया था। और फिर ये फिल्म इंडस्ट्री से वापस लौट कर आ गए, कहां पर, बनारस आ गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम इसके बाद मुंशी प्रेमचंद के जीवन में कौन सा मोड़ आता है। ओके, देखो दोस्तों, जिस प्रकार से एक सिपाही जो होता है पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई और निष्ठा के साथ देश की सुरक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार से मुंशी प्रेमचंद की कलम पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ सच्चाई बयां करती है। अपनी कहानियों में, उपन्यासों में सच बयां करती है, वास्तविकता को उजागर करती है, जो दिल को छू जाता है, जो दिल को एक अच्छी अनुभूति होती है। और इसलिए सच्चाई बयां करने के लिए इनको क्या कहा जाता है, कलम का सिपाही कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, मुंशी प्रेमचंद जैसा मैंने आपको बताया कि वो जागरण नामक समाचार पत्र, कौन सा, जागरण, ठीक है, जागरण नामक समाचार पत्र क्या किया था, चलाया था। मुंशी प्रेमचंद जागरण समाचार पत्र तथा हंस मासिक साहित्यिक पत्रिका, हंस जो मासिक साहित्यिक पत्रिका थी उसका इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। और जैसा हम पीछे बता चुके, सरस्वती प्रेस चलाई जो बाद में घाटे में गई। और तो और वे साथ में जमाना, जमाना जो पत्रिका है उसमें उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। तो जागरण, हंस और जमाना। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए, आगे हम जैसा देख पा रहे हैं 8 अक्टूबर 1936 को क्या हुआ, एक बहुत ही दुखद घटना हुई। 8 अक्टूबर 1936 में महान कथा साहित्यकार, उपन्यासकार प्रेमचंद की मृत्यु के साथ एक युग का क्या हो गया, अंत हो गया। और हिंदी साहित्य में एक अपूर्णीय क्षति हुई जिसकी पूर्ति शायद कोई नहीं कर सकता। आगे देखिए, जैसा हमने कहा कि मुंशी प्रेमचंद का कथा साहित्य में इतना बड़ा योगदान है हिंदी साहित्य में कि एक युग का नामकरण उनके नाम से हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेमचंद युग 1918 से 1936 तक का समय प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है कथा साहित्य और उपन्यास के क्षेत्र में। देखिए 1918 में एक क्रांतिकारी घटना हुई थी। 1918 में सेवा सदन का प्रकाशन न केवल प्रेमचंद के जीवन की साहित्यिक वरन हिंदी उपन्यास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1918 में इन्होंने सेवा सदन उपन्यास लिखा जो प्रेमचंद के जीवन की साहित्यिक घटना नहीं थी वरन हिंदी की एक महत्वपूर्ण घटना थी। देखो स्टूडेंट्स, 1918 से पहले भी मुंशी प्रेमचंद बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि पहले वो नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, ठीक है। लेकिन 1918 के बाद उनके साहित्यिक सृजन में एक अभूतपूर्व मोड़ आया, एक क्रांतिकारी घटना हुई और उनकी प्रसिद्धि हिंदी जगत में वो एक सितारे के समान चमकने लगे और युग का नामकरण हुआ मुंशी प्रेमचंद युग। आगे देखते हैं। देखिए, मैंने कहा कि पहले भी लिखते थे। प्रारंभ में प्रेमचंद नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। किसके नाम से लिखते थे, नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। 1908 में सोजे वतन, कौन सा, सोजे वतन कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। लेकिन प्रकाशित तो हुआ, लेकिन अंग्रेज सरकार इससे इतनी घबरा गई कि उन्होंने इसे जब्त कर लिया और मुंशी प्रेमचंद को देशद्रोही करार दिया गया। और लगभग इसकी 500 प्रतियां, उस समय बहुत ज्यादा होती थी बच्चों, 500 प्रतियों को जला दिया गया था। और इसके बाद ये नवाब राय का नाम छोड़कर, क्योंकि अंग्रेज सरकार इनको ढूंढ रही थी, अंग्रेज सरकार इन्हें देशद्रोही करार दिया था क्योंकि सोजे वतन के अंदर 5 प्रमुख कहानियां प्रकाशित हुई थी जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी, जो राष्ट्र के निवासियों को अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की प्रेरणा दे रही थी। इसलिए अंग्रेज सरकार ने सोजे वतन को जब्त कर लिया था और इसके बाद में नवाब राय नाम छोड़कर हिंदी साहित्य में आविर्भाव हुआ था महान उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का।
ओके स्टूडेंट्स, तो नवाब राय, धनपत राय से नवाब राय, नवाब राय से मुंशी प्रेमचंद का सफर आपने अब तक देख चुके हैं। तो चलते हैं हम आगे की ओर। देखिए, जिसके कारण मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, वो चीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं। वो है उनके उपन्यास। और किसने कहा था? बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आप जीवन परिचय का प्रश्न लिखेंगे तो उसमें भी आपको लिखना होगा। और हर एक एग्जाम के अंदर, यहाँ तक कि नेट के अंदर 4 उपन्यासों का क्रम देते हैं। पहले देंगे सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, बिल्कुल क्रम से है। लेकिन अगले सेकंड ऑप्शन में देंगे प्रेमाश्रम, सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि। अगले ऑप्शन में देंगे प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कुछ भी कर देंगे और पूछेंगे कि इनका सही क्रम बताइए। आईएएस आरएएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है। लोग प्रेमचंद के ऊपर पीएचडी भी करते हैं, ठीक है। हमारी जो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी प्रेमचंद विषय है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर भी है, ठीक है। एक राइटर के ऊपर हमें करनी होती है, एक विशेष विषय हमको लेना होता है। तो ये सब बातें प्रेमचंद के बारे में है। तो कितना इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद, आप पूरी क्लास को देखते रहिए। सेवा सदन, जैसा हमने बताया था कि 1918 में सेवा सदन उपन्यास के बाद प्रेमचंद और हिंदी साहित्य के अंदर एक नवीन क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। 1918 में इनका सेवा सदन प्रकाशित हुआ। और स्टूडेंट्स, इन उपन्यास में क्या विशेष बात है जो कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, वो मैं आपको नीचे फिर बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले इनके उपन्यासों के नाम देखिए। वरदान 1921 में प्रकाशित हुआ, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, प्रतिज्ञा 1929 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1933 में और गोदान 1935 में, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप आगे देखेंगे। अब देखिए, इनको याद कैसे करें। क्रम से यदि हमें इन्हें याद करना होता है तो हम डेट तो भूल जाते हैं। तो हमें इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं कि सेवा करके वरदान प्राप्त किया। देखो पहले के समय में क्या होता था, सेवा करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे तो क्या मिलेगा? वरदान प्राप्त होगा। तो सेवा करके वरदान प्राप्त किया और वरदान प्राप्त करने के बाद प्रेम हुआ। वरदान प्राप्त करके क्या किया? ईश्वर से प्रेम किया। और प्रेम करके रंगभूमि में उतर गए, जिससे कि काया का कल्प हो गया। यानी कायाकल्प होना मतलब परिवर्तन होता है। और वरदान प्राप्त करके जब प्रेम होता है ईश्वर से, ठीक है, और रंगभूमि में उतरते हैं तो वाकई में क्या हो जाता है? कायाकल्प हो जाता है। और कायाकल्प होता है, काया का परिवर्तन होता है, तो क्या होता है? मन निर्मल हो जाता है। मन, काया पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है। और निर्मल होने से मनुष्य अच्छी प्रतिज्ञा करता है, अच्छा सोचता है। एक प्रतिज्ञा करता है कि मैं कभी गबन नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? प्रतिज्ञा करता है कभी गबन नहीं करूंगा, सदैव अच्छे कर्म करूंगा और उसके बाद गोदान करूंगा। गोदान का अर्थ होता है गाय का दान करना। अच्छे कर्म करना, तो मैं गोदान करूंगा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। सेवा करके वरदान प्राप्त किया, वरदान प्राप्त करके ईश्वर से प्रेम किया, रंगभूमि में उतरे तो काया का कल्प हो गया, काया का परिवर्तन हो गया, काया निर्मल हो गई। निर्मल होकर प्रतिज्ञा की कि मैं कभी गबन नहीं करूंगा, सदैव कर्म करूंगा। और कर्म कैसे करूंगा? अच्छे और गोदान करूंगा, ठीक है। अब देखिए, इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज कभी कभी पूछ लेते हैं। एग्जाम में प्रश्न में पूछा जाता है कि दहेज तथा कुलीनता का प्रश्न मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में प्रमुखता के साथ उठाया गया है? तो सेवा सदन में विवाह से जुड़ी हुई समस्याओं, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, विवाह के बाद पत्नी का स्थान, समाज में स्त्रियों की स्थिति को उजागर किया है। विषयों की नहीं है यहाँ पर स्टूडेंट, स्त्रियों की स्थिति को उजागर किया है। तो अब देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुंशी प्रेमचंद के 2 माताएं थी। पहली माता का देहांत हो गया तो उनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। फिर मुंशी प्रेमचंद की अपने से बड़ी उम्र की महिला के साथ विवाह हो गया, उनकी नहीं बनती थी तो उन्होंने अलग हो गए और उन्होंने शिवरानी देवी के साथ दूसरा विवाह कर लिया। तो कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के अंदर जो पात्र और चरित्र देखते हैं वो उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं। जिन समस्याओं को उन्होंने अनुभव किया उसी को अपनी कलम के माध्यम से उकेरा, अभिव्यक्त किया। आगे देखिए, निर्मला में जो उनका निर्मला उपन्यास है, इसमें दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन का क्या किया? उजागर किया है।
तो इसको भी हम यदि कहीं देखें तो हो सकता है इनके जीवन से जुड़ा हुआ, इनके जो माँ का देहांत हो गया था, फिर इनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया था, तो परिवार का क्या हो गया था, विघटन ही तो हो गया था। उनकी जो पहली पत्नी थी वो भी इन्हें छोड़कर चली गई, दोनों अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज शायद उन्होंने यहाँ पर उजागर की है। अब देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, गोदान को ग्रामीण जीवन का और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोदान को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। ग्रामीण जीवन का इतना सच्चा और व्यापक प्रभावशाली चित्रण हिंदी के किसी अन्य उपन्यास में नहीं हुआ, शायद संसार के साहित्य में भी बेजोड़ है। गोदान गाय का दान कृषक जीवन पर लिखा गया इनका ऐसा उपन्यास है जो बहुत अच्छा है स्टूडेंट। मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि जब मैंने पीजी की थी, जब मैं एमए में मेरे हिंदी सब्जेक्ट था, हिंदी लिटरेचर, तो मेरा जो विषय रहा है, जो मैंने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, वो मैंने मुंशी प्रेमचंद को, एक राइटर सेलेक्ट करना होता है, मैंने मुंशी प्रेमचंद को सिलेक्ट किया था। मेरे जो फेवरेट राइटर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद, तो मैंने उस समय इनका गोदान उपन्यास पढ़ा था। जब आप कॉलेज में जाते हैं ना, तो आपको इनके उपन्यास पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। अभी तो हमारी इनकी छोटी छोटी कहानियां आती है, पाठ आते हैं। ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसके अंदर मुंशी प्रेमचंद का पाठ नहीं है। आप अपना 11th क्लास में भी चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उनके कई उपन्यासों के बारे में आपके पाठ परिचय में दे रखा है, मुंशी प्रेमचंद के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो कृषि संस्कृति का महाकाव्य ग्रामीण किसान के जीवन को बहुत मार्मिकता के साथ, बहुत सच्चाई के साथ उन्होंने यहाँ पर उभारा है। तो चलते हैं हम आगे की ओर स्टूडेंट्स। देखिए, प्रेमचंद ने अपनी मानवतावादी दृष्टि के कारण देश की सांप्रदायिक समस्या को सेवा सदन में विशेष रूप से कायाकल्प में प्रस्तुत किया है। देखिए ये स जुड़ गया है इसमें, आपको इस स को हटा देना है। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, कायाकल्प में, मतलब कुछ लोग मानते हैं कि महात्मा गांधी के प्रभाव के कारण उन्होंने सांप्रदायिक समस्या को उभारा, नहीं। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी मानवतावादी दृष्टिकोण से, ये दयालु स्वभाव के रहे, मानवतावादी इनका दृष्टिकोण रहा है, इनके दिल में सदैव सभी के लिए प्रेम, करुणा, सहानुभूति रही है। तो अपनी मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने सेवा सदन और विशेष रूप से कायाकल्प में सांप्रदायिक समस्या को उजागर किया है। प्रतिज्ञा में विधवा विवाह का प्रश्न है। प्रतिज्ञा इनका जो उपन्यास है उसमें विधवा विवाह, इन्होंने किससे विवाह किया था? एक विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया था। और मैंने कहा था कि एक क्रांतिकारी कदम उठाया था उस समय, विधवा से विवाह करना समाज के अंदर एक बहुत बड़ी कदम हो सकता है, होता था। समाज में हरिजनों की स्थिति, हरिजन जानते हैं ना, हरिजनों की स्थिति को उन्होंने कर्म भूमि में प्रमुखता के साथ उठाया है। मानसरोवर 8 खंड में, मानसरोवर 8 खंड आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, इनमें लगभग देखो लोग, दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि 200 से ज्यादा कहानियां हैं, कुछ राइटर कहते हैं 300 से ज्यादा कहानियां इनकी प्रकाशित हुई है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि 200 के लगभग इनकी कहानियां प्रकाशित हुई। आपकी बुक्स में आपको 300 भी मिल सकती है। इनकी कहानियों का संकलन किसमें है? मानसरोवर 8 खंड के अंदर इनकी सभी कहानियां प्रकाशित हुई है। देखो कुछ प्रमुख कहानियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है क्रमशः, कि इनका क्रम बताइए, तो इनका क्रम कैसे है? बलिदान इनकी कहानी 1918 में, और 1918 में क्या प्रकाशित हुआ था? और सेवा सदन, ठीक है। परीक्षा 1923 में, शतरंज के खिलाड़ी 1925 में। देखिए स्टूडेंट, शतरंज के खिलाड़ी इनकी जो कहानी है उस पर सत्यजीत रे ने एक फिल्म भी बनाई है। मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों पर फिल्में बनी हुई है, आप देख सकते हैं नेट पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर। शतरंज के खिलाड़ी पर सत्यजीत रे ने एक फिल्म भी बनाई है। पूस की रात, यथार्थ का नग्न चित्रण पूस की रात कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने किया है। जब आप अपना पाठ पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक शब्द आएगा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पहले आदर्श से ओतप्रोत होती थी, ऐसा होना चाहिए, समाज ऐसा हो, मनुष्य ऐसा हो। फिर उसमें आदर्श और यथार्थ का समन्वय 1914 में जो आपके सिलेबस में कहानी है नमक का दरोगा, नमक का दरोगा 1914 में इनकी कहानी प्रकाशित हुई, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का चित्रण है, कि पहले यथार्थ का चित्रण करते हैं और उसमें आदर्श का समावेश भी करते हैं कि सच ये है और ऐसा होना चाहिए। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे 1935 के बाद इन्होंने क्या किया? बिल्कुल कड़वा सच, एक यथार्थ को उन्होंने उजागर किया है, जिसको नग्न सच, जो सच कहते हैं। पूस की रात इनकी जो कहानी है वो ऐसे ही यथार्थ पर बनी हुई कहानी है। ठाकुर का कुआं 1932 में,
ईदगाह है 1933। ईदगाह आपने पढ़ी है ना कौन सी क्लास में? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। ईदगाह कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है जो आप पढ़ चुके हैं, कौन सी क्लास में बताइए जल्दी से। नशा 1934 में, आप कमेंट्स करके बताएंगे। कफन 1936 में, कफन इनकी जो कहानी है शायद हिंदी साहित्य 12th क्लास में मैंने पढ़ी है, अभी है या नहीं हम देख सकते हैं। कफन इनकी कहानी 1936 में प्रकाशित हुई थी। और मैं कहती हूँ ना कि प्रेमचंद का उपन्यास कहानी कहीं ना कहीं ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसमें नहीं आती होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना हम जान चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी जो अब आपके पाठ्यक्रम में है 1914 में प्रकाशित हुई। इसी मुंशी प्रेमचंद की एक बहुचर्चित कहानी है जो अभी अभी मैंने बताया था आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का मुकम्मल उदाहरण प्रस्तुत करती है। कौन सी कहानी? नमक का दरोगा 1914 में प्रकाशित हुई थी। 1914 में प्रकाशित हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? आई होप मैंने बहुत सारे तथ्यों का समावेश किया है जो आपको कम से कम 4-5 पुस्तकें पढ़ने के बाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आज हमने मुंशी प्रेमचंद का पूरा जीवन और साहित्यिक परिचय विस्तार के साथ पढ़ा है। और ये मैंने इसलिए किया है कि आप अभी इतना ध्यान से पढ़े कि आगे चलकर किसी भी एग्जाम में प्रश्न आए तो हम कभी गलत नहीं करें। मुंशी प्रेमचंद की बायोग्राफी हमने देखी है कि कितने महान कथा साहित्य और उपन्यासकार थे मुंशी प्रेमचंद, जिनको शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहा है, जिनके ऊपर अमृत राय ने कलम का सिपाही नामक जीवनी लिखी है, और हिंदी और उर्दू के श्रेष्ठ कथाकार रहे हैं, जिनके योगदान को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम। और बात कि अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक सूचना नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। कल की क्लास में फिर हम मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे हमारी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी सी कहानी नमक का दरोगा। ओके स्टूडेंट्स।